स्वागत है आप सभी लोगों का टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सभी? टी विद केमिस्ट्री परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। होप करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे और मेरे ख्याल से इस समय तो सब दिवाली ही मना रहे हो। चलो फिर भी आज मैं आप लोगों के लिए एक प्यारा सा सेशन लेके आ चुका हूँ। आज बेसिकली हम लोग डील करने वाले हैं डीडीयू के पीवाईक्यूज से, यानी दीन दयाल उपाध्याय के जो पीवाईक्यूज है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें भी जो सेक्शन आज हम लोग उठा के लाए हैं दैट इज मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन। ये कहाँ से बच्चे? ये है आपका मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन से, और ये बच्चा आपका बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ इस पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले जो है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास रिएक्शन कैसे कैसे होते हैं। हमारे पास होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन जो कि आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम है। बेंजीन कैसा होता है आपका बच्चा? ये अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है। तो यूजुअली हमको यही बोला जाता है कि जहां पर भी आपको अनसैचुरेटेड सिस्टम दिखेगा वहां पर आप क्या करोगे? वहां पर आप एडिशन करा दोगे। अनसैचुरेटेड सिस्टम का मतलब है जैसे ये हिस्सा यहाँ आपको दिख रहा है, तो इस पे ये अनसैचुरेशन है, यहाँ पे आपका क्या करोगे? आप सीधे जो है एडिशन करा दोगे। पर बेंजीन के केस में ऐसा नहीं होता है। बेंजीन आपका प्रीफर करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जाना रादर देन एडिशन जाने। ठीक है, वो क्या प्रीफर करता है? वो ये प्रीफर करता है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जाएगा, ना कि वो एडिशन जाएगा। इसके पीछे कारण क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग होता है ये जो है स्टेबल होता है। ये क्या होता है बच्चा? ये आपका स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? एरोमेटिसिटी की वजह से, क्योंकि ये रिंग कैसी होती है? एरोमेटिक होती है। इसी वजह से जो बेंजीन होती है वो काफी स्टेबल होती है और वो एडिशन नहीं जाती है। वो क्या जाती है? वो जाती है आपकी सब्स्टिट्यूशन। वो भी कैसी सब्स्टिट्यूशन जाती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि अगर ये आपकी बेंजीन रिंग है, ये अगर आपकी बेंजीन रिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल का ही इस पे अटैक होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल का ही इस पे अटैक होगा। तो जो आपके पीवाईक्यूज में सवाल पूछा गया है इस इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के ऊपर, वो बच्चों क्या क्या पूछा गया उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें जो पहला सवाल आपसे पूछा गया दैट इज द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का हेलोजिनेशन कराइए। तो दूसरा सवाल आपसे पूछा गया दैट इज द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फिर सिंथेसिस ऑफ क्यूमीन। चौथा जो सवाल है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। पांचवा सवाल है आपका बच्चे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। और यहीं पर एक और भी सवाल आप लोग से ऐड करके पूछ लिया गया है। वो आपसे ये पूछा गया है कि माइक्रोस्कोपिक, क्या पूछा गया है? माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी क्या होती है? रिवर्सिबिलिटी क्या होती है? और हेलोजिनेशन क्या बच्चा? हेलोजिनेशन और ये क्या? सल्फोनेशन और तीसरा नाइट्रेशन में से कौन जो है आपकी माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इस सफर में चलने को तैयार है जहां पे मैंने आपको ये बता दिया है कि बेंजीन आपका बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली वो नहीं प्रेफर करता है। हालांकि डाउस प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं जहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता है, पर वो एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम टेम्परेचर में ही होता है। जनरली आपके जो बेंजीन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे रहे होते हैं, वो सिर्फ आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे होते हैं। अब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे जो वजह है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किसी और वीडियो में, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे ही फोकस्ड होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से इस पे जो चीजें लिखी हुई हैं मैं हटता हूं, आप इसमें से ज्ञान की बातें जो है उसको छाप ले। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको छाप लिया होगा, और अगर आप इसको छाप चुके हैं तो अब हम चलते हैं बच्चा और अब हम करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का मैकेनिज्म। ठीक है, हम क्या करते हैं, मैं कराता हूं आप लोगों को हेलोजिनेशन। दिस इज द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का अब मैं आपको हेलोजिनेशन कराता हूं। ठीक है, तो पहले रिएक्शन में सीधे आपको लिख के दिखाता हूं। रिएक्शन मतलब क्या होता है बच्चे? देखिए, जैसे ये आपका बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, इसमें क्लोरीन का अटैक हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या फिर AlCl3, यानी कि एक लेविस एसिड का। ठीक है, तो बनता क्या बच्चे? बनता है आपका क्लोरोबेंजीन
और साथ में HCl जो है, साथ में HCl जो है आपका निकल जाता है। अब ध्यान से अगर इस रिएक्शन की मैं बात कर लूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है आपका, ये आपका क्लोरीन है, ये क्या आपका क्लोरीन है, या क्लोरीन को भी छोड़ दो, इसको देखने जो बस इसको देखो, ये क्या है आपका, दिस इज योर लेविस एसिड। ये क्या बच्चे, ये आपका लेविस एसिड है, चाहे FeCl3 हो चाहे AlCl3 हो, दोनों ही आपका लेविस एसिड है। जो प्रोडक्ट यहाँ बना है ये आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, और HCl यहाँ पे एज अ साइड प्रोडक्ट निकल चुका है। यहाँ पर रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हुई है, रिएक्शन स्टार्ट हुई है बेंजीन से, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। तो जब भी एक लेविस एसिड प्रेजेंट है, सबसे पहले अगर मैं मैकेनिज्म की मैं बात करूँ, अगर मैं मैकेनिज्म को शुरू करूँ तो सबसे पहले एक बात का ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में जनरेशन होगा बच्चा, जनरेशन ऑफ किसका जनरेशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का, यानी इलेक्ट्रोफाइल पहले स्टेप में हम लोग जनरेट कराएंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा तभी तो वो अटैक करेगा, तभी तो वो बेंजीन रिंग पे अटैक करने वाला। आइए चलिए देखते हैं तो कैसे जनरेशन होगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए, तो हमारे पास लेविस एसिड है, लेविस एसिड है AlCl3, ये लेविस एसिड आपके पास, ध्यान से देखेंगे तो जो पी ऑर्बिटल है एल्युमिनियम का वो आपका खाली पड़ा हुआ बच्चे, ठीक है। वही अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास हमारे ऐसे लोन पेयर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होगा क्या कि क्लोरीन अपना लोन पेयर जो है वो इस ऑर्बिटल को जैसे ही देगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इस बॉन्ड के ब्रेक होते ही देखो क्या होगा बच्चे, इस बॉन्ड के ब्रेक होते ही AlCl4 माइनस का जनरेशन होगा, और इसके साथ ही आपका Cl प्लस के फॉर्म में एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। किसका जनरेशन होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल का, दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चा लाल, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जस्ट अ मिनट, ये सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चे, तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप में अटैक, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपका अटैक करेगा। देखिए अटैक कैसे करेगा, ये हमारा बेंजीन है और यहां पर आया है Cl प्लस गरीब। ये क्या करता है, ये इनसे बोलता है कि भाईजान महोदय मेरे पास जो है चार्ज की कमी है, आप क्या करो कुछ चार्ज मुझे दे दो। तो जैसे ही ये जो आपका पाई डेंसिटी जैसे ही इस पे ट्रांसफर होगी, पाई डेंसिटी जैसे इस पे ट्रांसफर होगी, वैसे ही क्या होगा बच्चा लाल, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही आप देखोगे कि एक कार्बन से क्लोरीन तो लग गया और वहां से हाइड्रोजन पहले लगा हुआ है, लेकिन क्या हुआ, जो यहाँ पर एक कार्बोकैटायन का वापस से जनरेशन हो गया, जो कि आपका क्या है, अनस्टेबल कार्बोकैटायन है। ये काफी अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों बच्चा, अनस्टेबल ये है कि इस कार्बोकैटायन के बनने से जो एरोमेटिसिटी है वो ब्रेक हो चुकी है, दिख रहा है आपको, इस कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन से जो एरोमेटिसिटी है वो ब्रेक हो चुकी है। तो एरोमेटिसिटी के ब्रेक होने की वजह से ये स्ट्रक्चर आपका काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अब अनस्टेबल होते ही क्या होगा बच्चा, अनस्टेबल होते ही तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में जो आपका प्रोटॉन था रिमूवल हो जाएगा उस प्रोटॉन का। प्रोटॉन कहां से रिमूवल होगा बच्चे, ये देखो जो हाइड्रोजन है ये सिस्टम को छोड़ के जाएगा और ये बॉन्ड वापस से अंदर आ जाएगा। तो इसको मैं यहां नहीं दिखाता हूं, इसको मैं आपको यहां दिखाता हूं वापस से बना करके। तो हमें जो ऊपर ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ था वो ये था। इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर, ये बॉन्ड अंदर, ये बॉन्ड अंदर, बॉन्ड अंदर आते ही क्या होगा बच्चा, वापस से जो सिस्टम है वो एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा, और एरोमेटिसिटी गेन करते ही क्लोरोबेंजीन जो होगा ये हमारा एज अ फाइनल प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या निकलेगा बच्चा, यहां से आपका H+ निकला है। आइए वापस से चलते हैं, यहां सिस्टम में आपने AlCl4 छोड़ा हुआ था, क्या होगा अगले स्टेप में, देखिए AlCl4 छूटा हुआ है माइनस, इसके साथ H+ कंबाइन करेगा, कॉम्बिनेशन के बाद बच्चा AlCl3 बनेगा। वापस से हमारा जो कैटलिस्ट है वो रिकवर हो जाएगा, और इसके साथ क्या निकल जाएगा, सिस्टम को क्या छोड़ के जाएगा, HCl एज अ साइड प्रोडक्ट।
तो मुझे लगता है कि ये जो मैकेनिज्म है ये आप लोगों ने प्रॉपर समझ लिया होगा। चलिए तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए। हो गया, आइए चलिए बात समझ में आ गया क्या? ये मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आया बच्चों? चलिए, अगर ये मैकेनिज्म आप लोग को समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों मैंने आप लोग को ये मैकेनिज्म समझा दिया। अब इसी में मैंने आपसे कहा था माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी के बारे में, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में बात करते हैं बच्चे, माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी के बारे में। क्या बच्चा क्वेश्चन क्या है? माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी। तो अगर मैं माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी की बात करूं बच्चा, तो चाहे आपका, अगर आपको हैलोजिनेशन दिया गया है तो हैलोजिनेशन में आप श्योरली ये बता नहीं सकते हो कि रिवर्सिबिलिटी की माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी फॉलो होगी या नहीं होगी। यानी माइक्रो रिवर्सिबिलिटी का जो प्रोसेस है वो हैलोजिनेशन में होगा कि नहीं होगा, या आप सीधे हैलोजिनेशन वर्ड से नहीं बता सकते हो, आपको हैलोजन देखना पड़ेगा। यानी माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी जो है ये डिपेंड करता है ऑन हैलोजन पे, कि कौन सा हैलोजन जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे कि अगर क्लोरीन या ब्रोमीन इन्वॉल्व होगा तो इस केस में माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। वहीं अगर आपका आयोडीन इन्वॉल्व होगा तो आयोडीन जो है ये माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी क्या है, शो करेगा, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी होता क्या है ये मैं आप लोगों को समझाता हूं। लेट्स से हो क्या कि ए रिएक्टेंट से हम बच्चों पी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ए रिएक्टेंट से अगर हम पी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये हमारा पाथवे है, और हमको पता चलता है कि जो पाथवे है ए से पी में जाने का, तो ए से हम एक इंटरमीडिएट सी में जाते हैं, तब हम जाके पी पे पहुंचते हैं। अगर हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसे चल रहा है कि ए से हमें पी पे जाना है, पर उसके लिए हमें सी से होकर जाना पड़े, ठीक है। वही अगर हम पी से वापस ए पर आए, अगर हम पी से वापस ए पर आए तो भी हम सी के थ्रू ही होके आए, समझ गए। यानी कि जो ऐसा पाथवे आपका जाते समय हो वैसे ही पाथवे अगर आपका आते समय हो, तो ऐसे जो भी मैकेनिज्म्स होंगे वो आपके माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी जो है शो करेंगे। बाहर से पटाखे की बहुत आवाज आ रही है, होप करता हूँ कि माइक सप्रेस कर रहा हूँ चीजों को, पर मुझे लगता है थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी, प्लीज उसको थोड़ा सा कंसीडर नहीं कीजिएगा, ठीक है। आइए, तो क्या हो रहा है कि जिस पाथवे से आप रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हो, उसी पाथवे से जो प्रोडक्ट है वो वापस से रिएक्टेंट वगैरह कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी जो है हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ सॉरी, ठीक है। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी की मैं थोड़ी और चीजें आप लोग को बताऊं, तो एक बात आप ध्यान से देखिए कि जब एक रिएक्शन हो रहा होता है तो उस समय आपके पास दो चीजें होती है, एक होता है न्यूक्लियस और एक होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपना कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अपना इस तरीके से अरेंजमेंट बनाते हैं कि जो एनर्जी हो, उनके बीच में जो एनर्जी हो वो बच्चा एनर्जी ऑफ रिपल्शन क्या हो, वो मिनिमम हो। मतलब जैसे एनर्जी प्रोफाइल पाथवे ये वही फॉलो करते हैं जो क्या हो, सबसे मिनिमम एनर्जी से होके जा रहा हो, क्योंकि जितना मिनिमम एनर्जी होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जब हम रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं, तो जैसे ये हमारा न्यूक्लियस, हमारा इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इस तरह से ही पाया जा रहा है, जब रिएक्शन वापस आएगा तो फिर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को उसी सेम जगह पर पाया जाना चाहिए, ठीक है। यही माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी ये पूछ लेगा कि क्या ये इस प्रोसेस में माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी लगती है, प्रोसेस फॉलो करता है, तो आप कहोगे जी बिल्कुल, अगर आयोडीनेशन हो रहा है तो हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। इसको भी दो छाप। चलो अगर इसको भी छाप लिए हो तो आज बच्चे अब हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बना देते हैं इसका। अब मैं क्या करता हूं, आप लोगों के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बना देता हूं। लीजिए बच्चे, तो लेट दिस बी द पोटेंशियल एनर्जी।
इस एक्सिस पे आपको क्या दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है, वही इस एक्सिस पे हम चलेंगे कोर्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर। हम क्या चलेंगे, कोर्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ध्यान से देखिए, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी बच्चे। यहां पर हम रिएक्टेंट को ड्रॉ करते हैं, ये हमारा रिएक्टेंट है। चलिए रिएक्टेंट छोड़िए, यहां पर रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। इसका क्या होगा, इसका जो है, इसके बाद यहां से ठीक, यहां से आपको मिलेगा यहां पर TS1, यहां मिलेगा आपको TS2, यहां पर आपको मिलेगा इंटरमीडिएट, यहां पर आपको मिलेगा बच्चे, हियर यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट। यहां पर चलो बना ही देता हूं स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल हमारा बेंजीन है और साथ में Cl+ है। ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो बच्चे, अब ध्यान से देखना, ये इसको ऐसे करें, चलो ऐसे करते हैं इसको, और ये क्या बच्चा, ये है आपका दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 1। ठीक है, ठीक, ये देखिए, अब इसको एक्सटेंड कीजिए और यहां से इसको मिलाइए, ओहो, इसको मिलाइए, दिस इज योर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 2। ध्यान से देखिए, पहले स्टेप में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, ज्यादा है, वहीं दूसरे स्टेप में जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो काफी कम है। ठीक है, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, काफी ज्यादा कम है, और जो प्रोडक्ट है वो आप देख सकते हो, वो प्रोडक्ट कहाँ का लाई कर रहा है, वो एनर्जी में काफी नीचे लाई कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट बन रहा है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट 1 है, एंड दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट 2। ठीक है, तो भैया देखिए, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट 1 के बीच का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, इंटरमीडिएट से ट्रांजिशन स्टेट 2 की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो काफी कम है। यानी ये स्टेप जो होती है, ये स्टेप आपकी फास्ट होगी और ये स्टेप आपकी कैसी होगी, ये स्टेप आपकी स्लो होगी, और चूंकि ये स्लो स्टेप होगी तो ये आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। बात समझ में आ गया, समझ में आ गया दोस्त, समझ गए? चलिए छापिए इसको फटाक से। तो अरे इसको क्या हो गया यार, आइए दोस्तों, हाँ चलो गया। चलिए दोस्तों आइए, तो अगर पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक, वो जो कि है आपका बेटा सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन की बात कर लेते हैं। आइए सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के मैं रिएक्शन को लिखता हूं। चलो भाई हो गया, और सल्फोनेशन के रिएक्शन को देखते हैं। चलो, अगर सल्फोनेशन के मैं पहले आपको रिएक्शन सीधे लिख के दूं, तो ये हमारा बेंजीन है। बेंजीन पे हम ट्रीट करते हैं बच्चे कंसंट्रेटेड H2SO4 से। देखो ऑप्शंस क्या क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, या फिर अगर लिखा हो ओलियम, या फिर लिखा हो H2S2O7, इसमें से कोई भी आपको दिया हो तो आप क्या कराओगे, आप कराओगे सल्फोनेशन। क्या कराओगे, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का बच्चे जो प्रोडक्ट है वो आपका ये रहा बच्चा, और ये आपका है बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड। ठीक है, ये है आपका प्रोडक्ट, इसका क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन का। ठीक है, यहां पर आप रिएक्शन किससे शुरू करा रहे हो, बेंजीन से आप रिएक्शन शुरू करा रहे हो। ठीक है, नोट कीजिए इसको जल्दी से बच्चे। ठीक है, चलिए सल्फोनिक, ठीक है, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। क्या देखेंगे मित्र, क्या देखेंगे बाबू, मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप है बेटा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या बाबू, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। आइए इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कराते हैं। क्या है बाबू, 2 मोल हम एक चीज और आप यहाँ ध्यान से देंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन को H2 इसको आप जो है रिवर्सिबल दिखाएंगे।
ठीक है, इसको आप क्या दिखाएंगे, रिवर्सिबल दिखाएंगे। और यहाँ पर आप माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी का आप जो कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट होता क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो 2 मोल्स अगर H2SO4 है, इससे क्या जनरेशन होगा बच्चा, इससे जनरेशन होगा HSO4 माइनस का, साथ में SO3 का, और साथ में आपके पानी का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, SO3 और H2O। ठीक है, चलिए आइए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हुआ है, यहाँ पर SO3 नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। ठीक है, ये आपका कैसा है, दिस इज योर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसा इलेक्ट्रोफाइल है बच्चा, ये है आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसा इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट हुआ है, ये जनरेट हुआ आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, एक और H प्लस रहेगा, हाँ तो इसको H3O प्लस बनेगा ना, H3O प्लस चार्ज कंजर्व। ठीक है, ठीक है, तो ये होगा आपका H2O नहीं होगा, H3O प्लस होगा। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा बाबू, अगले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बना है तो बना है, बनने दो, वो बन चुका है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा बच्चा, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा ये SO3 है, अटैक हुआ, ये आपका बॉन्ड खुल गया। SO3 भैया कैसे आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये भी बात देख लो, SO3 आपका कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, ध्यान से अगर देखोगे तो सल्फर पे +6 का फॉर्मल चार्ज है। ठीक है बच्चे, +6 का क्या है, इस पे फॉर्मल चार्ज है, प्लेक्सिस स्टेट में ये पाया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, अगले स्टेप में क्या बनेगा बच्चा, अगले स्टेप में बनेगा ये O पे माइनस आएगा बच्चा, और ये और यहाँ पर आपका H लगा हुआ है, और यहाँ पर आपका आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो भ्रमण कर सकता है। ये बॉन्ड अगर यहाँ आएगा तो ये स्ट्रक्चर हमारा ये बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, तो यही जो हमारा स्ट्रक्चर है ये बच्चा, ये जो है आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ज क्या है, चार्ज जो है आपका कॉन्जुगेशन में या फिर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में क्या होगा बेटा, तीसरे स्टेप में एरोमेटाइजेशन होगा। एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, एरोमेटाइजेशन मतलब लॉस ऑफ प्रोटॉन का क्या होगा, लॉस होगा। कैसे प्रोटॉन का लॉस होगा, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ S है, SO3 और माइनस बना हुआ है, तो क्या होगा बच्चा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये प्रोटॉन आपका वापस से यहाँ। ठीक है, मैं इसको सीधे यहीं दिखा दे रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन से वापस से इसको ला करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, होगा क्या यहाँ बच्चे, यहाँ पे आपका SO3H बन जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, आपका एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, चलिए काम कीजिए, जल्दी से इसको छाप लीजिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से इस पे अटैक दिखा दिया, लेकिन अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो, मैं आपको एक और स्टेप इसमें ऐड ऑन करके दिखा दे रहा हूँ कि भैया जो H+ है, ये आपका यहाँ ऊपर जो है HSO4 माइनस बना था, देखिए HSO4 माइनस बना था, इससे वापस से कंबाइन करके ये आपका बना लेता है बच्चा H2SO4। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा स्टेप है, इसके आगे क्या हो सकता है, इसके आगे ये हो सकता है कि ये जो ये हमारा एरोमेटाइजेशन हो गया, यहाँ पे SO3 माइनस है, ये वापस से H3O प्लस से कंबाइन करे, H3O प्लस से कंबाइन करके क्या बना देगा, ये बना देगा आपका एसिड, और साथ में आपको निकल जाएगा बाबू वाटर का मॉलिक्यूल।
ठीक है, अगला ये आपका रिएक्शन में आप ये भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया? आइए, अगर इसको आपने नोट कर लिया तो बस अब मैं इसका भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूं, ताकि हमारा जो काम हो वो इस पे खत्म हो जाए। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी, कोर्स ऑफ रिएक्शन, आइए लिखिए बच्चा, लिखिए पोटेंशियल एनर्जी, कोर्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन स्टार्ट होगा, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2। देखिएगा दोनों हम्प जो है वो बराबर है, ध्यान से आप देखिएगा, दोनों जो हम्प है वो बराबर एनर्जी के हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, हम्प जो है वो बराबर एनर्जी का है। और इसी वजह से जो रिएक्शन है ये माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी जो है वो फॉलो करता है। ये क्या करता है बच्चा? ये माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी जो है वो फॉलो करता है। ओहो, क्या फॉलो करता है? माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी। टेन टेन ओहो, 10 जॉन सीना का रिटायरमेंट करीब आ चुका है। काफी दुख की बात है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जामिनेशंस भी तो करीब आ चुके हैं आप लोग, ये भी तो हमें ध्यान देना चाहिए, है ना, है ना। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये एग्जाम नहीं है खेल प्रिय, ना जाने क्या होगा प्रिय। यहाँ पर आएगा SO3, यहाँ बनेगा आपका इंटरमीडिएट, दिस इज ट्रांजिशन 1, दिस इज ट्रांजिशन 2। ठीक है दोस्त, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। और बाकी के और जो मैकेनिज्म है वो हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि शोर शराबा बाहर काफी बढ़ चुका है। रात के 8:20 हो रहे हैं। आप सभी लोग को हैप्पी दिवाली, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।